चलो आज क्या पढ़ाना है? हिंदी ना। आज हिंदी की शुरुआत करनी है तो लिखो पहला टॉपिक हिंदी। और हिंदी में हमको क्या पढ़ना होगा? आज शुरुआत होगी हिंदी की। इसके बारे में देखेंगे कि आखिर हिंदी है क्या, कैसे इसका स्वरूप है, क्या क्या काम चलता है। ठीक है ना? हिंदी कैसे कैसे अपना स्वरूप लेकर चलेगी, कितने श्रेणियों में विभक्त है, कितने प्रारूपों में विभक्त है, हिंदी है क्या, कैसे अपना प्रचलन में आया हिंदी, हिंदी किन किन रूपों से चलेगी, इसकी चर्चा कर लें। तो पहले तो ये जान लें कि हिंदी क्या है। भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या होगी ये भी जानना होगा कि भाषा क्या होगी। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनती है। भाष धातु से। और ये जो भाष होगा ये संस्कृत का शब्द होगा। ठीक है ना? अब एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि ये धातु क्या है। तो इससे पहले हम ये जान लें कि इस भाष का मतलब क्या होगा। तो इस भाष का मतलब होगा भाव या विचार। भाष का मतलब होता है भाव या विचार को व्यक्त करना। धातु क्या होता है? भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है। तो ये धातु है क्या? तो वह मूल या अंश, वह मूल या अंश जो क्रिया के सभी रूपों में पाई जाए, जो क्रिया के क्या हो सभी रूपों में पाई जाए। जैसे मान लीजिए पढ़ एक धातु है। ये पढ़ एक धातु है और जितने भी काल हो या जितने भी रूप हो क्रिया का, जैसे पढ़ता है, पढ़ चुका है, या पढ़ा होगा, या पढ़ेगा, यानी क्रिया के जितने भी रूप चलेंगे इसमें जो ये पढ़ धातु है ये सभी रूपों में है। तो यही क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। अब ये देखना है कि ये भाव और विचार क्या है। आखिर भाषा जो भाष धातु से मिलकर बन रही है और भाष का जो अर्थ हो रहा है भाव या विचार, ये क्या है? कैसे जानेंगे? कोई बताए कि मतलब भाव या विचार क्या है। अध्वनात्मक इकाई क्या है? अध्वनात्मक इकाई। इसमें अगर आप देखें तो अ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं या रहित। ध्वनि शब्द है इसमें, ध्वनि, यानी कि ऐसा इकाई जिसमें ध्वनि ना हो, ऐसा शब्द, ऐसा भाव जिसमें ध्वनि ना हो, वह क्या कहलाता है? भाव या विचार कहलाता है। तो पहली बार जब दिमाग में कोई भाव या विचार आएगा तो अध्वनात्मक होगा, ध्वनि के रूप में नहीं होगा। जब हमारे कंठ से, दंत से, ओष्ठ से या मुख के जितने भी अवयव हैं उनसे जब वो स्पर्श करेगा और उसके द्वारा उच्चारण होगा तब वो जाके ध्वनात्मक हो जाता है और तब उसका नाम ध्वनि दिया जाता है। अब ये समझना होगा कि कोई भी भाषा किन किन रूपों में पहले चलेगी। यानी भाषा के प्रारूप की बात पूछा जाए या भाषा के रूप की बात पूछा जाए तो किन किन रूपों में कोई भाषा चलती है। इससे पहले भाषा के बारे में आप सीधे एक लाइन यह भी बोल सकते हैं कि वाणी या भाव को व्यक्त करना ही भाषा कहलाएगी। वाणी या भाव को व्यक्त करना।
वाणीय भाव को क्या करना, व्यक्त करना ही भाषा कहलाएगी। अब भाषा के प्रारूप या रूप की बात करें तो ये 3 होगा। कौन कौन होगा? मौखिक, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक और तीसरा सांकेतिक। अब ठीक समझना होगा कि ये जो 3 रूप हैं जिसमें पहला मौखिक है, ये क्या है। तो कोई भी भाषा मुख के हिस्सों से बोली जाती है, मुख से बोली जाती है, तो मौखिक है। अगर उस भाषा को हम लिख कर प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वह लिखित है। उसको संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगी? सांकेतिक भाषा कहलाएगी। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि मौखिक भाषा जो होती है ये सरल होती है। मौखिक भाषा क्या होगी? सरल होगी। लिखित भाषा क्या होगी? सरल और कठिन दोनों होगी। ठीक है ना? लिखित भाषा आपका सरल और कठिन होगी। सरल किस संदर्भ में बोलेंगे कि मान लीजिए कि अगर हमको हिंदी पढ़ना लिखना आता है तो वह सरल भाषा कहलाएगी, और यदि हमको उर्दू नहीं लिखना आता है तो हमारे लिए कठिन होगा। जैसे यदि हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आसान लगता है तो हमारे लिए कठिन है, इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, उर्दू नहीं लिख पाएंगे। तो कोई भी ऐसी भाषा जिसको हम न लिख पाए या लिखा हुआ न पढ़ पाए तो वो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। सांकेतिक भाषा जो तीसरा इसका रूप होता है, ये सदैव कठिन होता है। जैसे गाना सुनते हैं ना, चलाओ ना नैनों से बाण रे, ठीक है ना? तो नैनों से जब बाण चलते हैं तो पता नहीं किस संदर्भ में चलते हैं, वो सांकेतिक है। आंख मारना ये सांकेतिक है, उसके कुछ भाव हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या कह रहा है वो। ठीक है ना? आंख मारना कई संदर्भ में होता है। कभी किसी बात को आप छुपाने के लिए कह रहे हो, कभी किसी को जाने के लिए कह रहे हो, कभी प्रेम के संदेश के रूप में कह रहे हो। समझ में आ रहा है ना? स्पष्ट नहीं है कि किन संदर्भों में आप बात करना चाह रहे हैं, ये उस समय की स्थिति प्रदर्शित करेगी। तो इसलिए सांकेतिक भाषा बहुत ज्यादा कठिन होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी आप तालियों के माध्यम से किसी को जगाते हैं, तालियों के माध्यम से किसी को बुलाते हैं, तालियों के माध्यम से अगर आप कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वो संकेत है, लेकिन ये सामने वाले को समझ में आ रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए इसको सदैव कठिन भाषा माना गया, सांकेतिक को। अब आगे देखेंगे, डस्टर कहाँ है? अब भाषा की श्रेणी को देखेंगे कि भाषा की कितनी श्रेणियां होती हैं। भाषा की श्रेणियां कितनी होंगी? तो भाषा की 3 श्रेणियां भी होंगी, जिसमें पहला श्रेणी होगा क्या? बोली, और दूसरा क्या होता है? परिनिष्ठित या परिमार्जित या व्याकरण की भाषा, और तीसरा होता है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। व्याकरण की भाषा की 3 श्रेणियां होंगी, बोली, परिनिष्ठित या परिमार्जित व्याकरण वाली भाषा, या और तीसरा जो होगा राष्ट्रभाषा या राजभाषा। कोई भी भाषा सबसे पहले वो क्या रही होगी? सबसे
सबसे पहले कोई भी भाषा बोली रही होगी। बोली का संदर्भ क्या है कि पहले वो छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे प्रांतों में बोली जाती होगी, और वहां क्या होता होगा, वहां वे सारी चीजें बड़े पैमाने पे जब बोली जाए या व्यापक स्तर पे या व्यापक क्षेत्र, व्यापक रेंज में बोली जाने लगे, व्यापक स्तर पे बोली जाने लगे, तो वह उसको जो व्याकरण शास्त्री होते हैं लोग या शिक्षाविद के लोग होते हैं लोग, वो उसको क्या करते हैं लोग, परिमार्जित करके यानी शुद्ध करके व्याकरण का रूप दे देते हैं। उस भाषा को व्याकरण का रूप मिलने के बाद धीरे धीरे उसका जो एक तरीके से समृद्धि होने लगती है, और उस आधार पे उसको उस देश की देश भाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा की उपमा दे दी जाती है। ठीक है ना? तो ये भाषा इस तरीके से चलती है। इसके अलावा और क्या देखेंगे कि कोई भी भाषा, ये ध्यान देने वाली बात है, कोई भी भाषा किससे संचालित होती है, संचालित किससे होगी, किसके माध्यम से ये क्रियान्वित होगी। तो कोई भी भाषा किसके माध्यम से संचालित होगी या क्रियान्वित होगी? व्याकरण के माध्यम से। जिस तरीके से एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो किसी को गाइड करने वाला कोई ना कोई होगा, उसी तरीके से जैसे कोई देश है, देश में होने वाली कोई भी क्रियाविधि है तो उसको कोई ना कोई एक तरीके से सुप्रीम बॉडी या गवर्निंग बॉडी होगी, उसी तरीके से भाषा को गवर्निंग करने का काम करता है व्याकरण। यानी कैसे भाषा बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इन सब का दायित्व व्याकरण के ऊपर होता है। इसका मतलब कि है क्या, यह व्याकरण जो किसी भाषा को रोकता है, किसी भाषा को समझाता है, किसी भाषा को पढ़ने देता है, बोलने देता है, क्या यह शर्त रखता है? तो पहले हम जाने कि यह व्याकरण है क्या। तो व्याकरण वह विधा है या वह कृति है या वह ग्रंथ भी बोल सकते हैं या वह रचना है, कुछ भी बोल सकते हैं, जो किसी भी भाषा को, देखिए व्याकरण वह विधा या कृति या ग्रंथ या रचना है जो किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को क्या करता है, शुद्ध 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 पढ़ना और लिखना सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है। यानी व्याकरण वह कला है, वह विधा है, वह कृति ग्रंथ या रचना है जो किसी भी भाषा को, ध्यान देना है, भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना सिखाएगी, पढ़ना लिखना सिखाएगी। और किस तरीके से? शुद्ध शुद्ध रूप से। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। चलिए अब इसके आगे देखेंगे कि व्याकरण के अंग कितने होंगे। और भाषा अगर आप देखें, इसको मिटाएं, ठीक। अब अगर ध्यान देंगे तो कोई भी भाषा जो होगी, कितने अंग, व्याकरण के अगर आप अंग की बात करें या भाषा के अंग के बारे में बात करें, व्याकरण के अंग या भाषा के अंग के बारे में बात करें, तो भाषा या व्याकरण के अंग कितने होंगे? 3। तो भाषा या व्याकरण के अंग होते हैं 3। कौन कौन से अंग होंगे? पहला होगा वर्ण, और दूसरा क्या होगा? शब्द, और तीसरा होगा वाक्य। ये भाषा के या व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि आखिर भाषा किससे बनती है।
भाषा वाक्य से किससे बनती है? वर्ण बनता है ध्वनि से। ठीक है ना? देखिए, कोई भी भाषा बनती है वर्ण या ध्वनि से, और ये बनेगी, वर्ण और ध्वनि से कोई चीज बनेगी तो वह होगा शब्द, और शब्दों के समूह से बनता है वाक्य, और वाक्यों के समूह से क्या बनेगा? कोई ना कोई भाषा, जिस भाषा में हम वर्ण को, ध्वनि को, शब्द को, वाक्य समूह को लिख रहे होंगे, वो उस रूप में भाषा का निर्माण कर देगी। यानी आप बोल क्या सकते हैं कि जो ये भाषा है, इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई, देखिएगा, सूक्ष्मतम, ये ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मतम का मतलब क्या है कि सबसे छोटा, यानी उससे छोटा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? जिस तरीके से शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका है। और कोशिका इसलिए है बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्योंकि कोशिका को हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, जबकि कोशिका भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अन्य मैटर से क्या हुई है? बनी है। कंप्लीटली या सही रूप में डिफाइन न होने के कारण, परिभाषित न होने के कारण हम उनकी चर्चा न करके कोशिका की करते हैं। ऐसे ही यदि आप सोचेंगे तो ध्वनि भी इस तरीके की चीज है जिसको आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से ध्वनि, पहले हमारे मस्तिष्क में एक भाव आएगा, विचार आएगा, और वह भाव विचार अगर अंशतः देखें तो ध्वनि और वर्ण के रूप के साथ साथ शब्द में, वाक्य समूह में और भाषा में रूपांतरित होते हुए आएगा। तो भाषा की यदि सबसे सूक्ष्मतम या एक तरीके सूक्ष्मतम इकाई पूछे या सबसे छोटी इकाई पूछे तो ये आपका जवाब क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण। ध्यान दीजिए कि अगर वर्ण और ध्वनि में क्या क्या आपको जवाब देना होगा। यदि पूछे कि भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सूक्ष्मतम, सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे, क्या पूछे? लिखित इकाई, तो भी जवाब ध्यान देना है, क्या होगा? वर्ण। क्या जवाब होगा? लिखित इकाई वर्ण होगा। और भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे, ये ध्यान रखना है, मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई के संदर्भ में आप जवाब देंगे क्या? ध्वनि देंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। इसके बाद अगर आप देखें कि आखिर ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, ये एक तरीके से समझना होगा कि आखिर किसको वर्ण बोलेंगे, किसको ध्वनि बोलेंगे। एक जो भाव या विचार जो हमारे मस्तिष्क में आया और उसको हमने कोई ना कोई एक लिखित रूप में संजो दिया या लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क, और क बोला तो बोला तो ध्वनि थी। जैसे मैंने बोला क, तो ये क आपका ध्वनि हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस क को बोल रहा हूं और लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। यानी आप बोल कह सकते हैं कि वर्ण बराबर एक छोटी सी जानकारी, बस केवल अभी वर्ण के संदर्भ में, ध्वनि के रूप में, कि ध्वनि का लिखित रूप, वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। ठीक है ना? ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा? वर्ण कहलाएगा। हो गया? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है? चलिए, अब आगे देखिए।
अब पूछेगा कि भाषा का सबसे छोटा, भाषा की या भाषा का सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर, ये पॉइंट ध्यान देना होगा आपको, ये बार बार पूछेगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, या अगर ऐसे देखें कि अर्थ के आधार पर भाषा के भाग देखें कितने होते हैं या प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के प्रकार तो कितने होंगे? 2 होंगे। पहला क्या होगा? शब्द, और दूसरा क्या होगा? बोलिए। अर्थ वर्ण के तो होते नहीं अर्थ, किसी वर्ण का तो अर्थ होगा नहीं ना, इसलिए अर्थ होगा किसका? शब्द का, और फिर इसके बाद किसका होगा? वाक्य का। तो अब आपसे ये बात पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? बोलिए। अब शब्द होगा। जबकि अर्थ के आधार पर भाषा के प्रकार की बात बोले या भाग की बात बोले तो कितने होंगे? 2 होंगे। करेक्ट है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे वर्ण समाप्त होगा उसके बाद से संधि और उसके बाद से शब्द, तो शब्दों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सब क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। शब्द के संदर्भ में एक बात वही है कि शब्दों के इत्तेफाक बदल के तो देख, तू देख के न मुस्कुरा, मुस्कुरा के तो देख। तो इसलिए शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस पे क्या बना सकता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर स्वर के भाषा के भाग। तो भाव या भावार्थ ये देगा। तो अब आप देखेंगे केवल एक होगा और ये क्या होगा? वाक्य। जब आप छोटी क्लासेस में जूनियर प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक वाक्य दिया जाता था और क्या कहा जाता था कि इस वाक्य का भाव बताइए या संदर्भ सहित व्याख्या करिए, भावार्थ लिखिए। तो भाव या भावार्थ के आधार पर यदि भाषा के भाग की बात बोले तो वह एक होगा और उसका नाम क्या होगा? वाक्य। इस वाक्य को यह भी बोल सकते हैं कि भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग। ठीक है ना? भाषा का सबसे बड़ा अंग इसको बोल सकते हैं। मिटा? चलिए। पूरा मिटा देंगे। इसके पहले भाषा की आप 3 रूप पढ़ रहे थे और रूप में आपने क्या देखा था? रूप में आपने क्या देखा था? बोलिए। रूप 3 होंगे। पहला रूप क्या था? बोलिए। पहला रूप क्या था? वो तो अस्तर है, वो तो अस्तर, भाषा का अस्तर है। पहला रूप मौखिक, दूसरा, तीसरा श्रेणियां क्या क्या था? श्रेणियां था बोली, परिनिष्ठित, परिमार्जित व्याकरण। श्रेणियां जो आपकी थी वह पहला था बोली और दूसरा परिनिष्ठित यानी परिमार्जित अवस्था यानी व्याकरण वाली अवस्था, और तीसरा था
राजभाषा या राष्ट्रभाषा जो भी था, ठीक है ना। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संदर्भ में बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि संविधान में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, देखिए राजभाषा बहुत लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यदि भारत को कहीं राष्ट्र की उपमा नहीं दिया है तो राष्ट्रभाषा, अगर ये जो लोग मानते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं है तो ये गलत बात है। राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, जिसमें उस देश की जो जानकारियां, जो प्रपत्र हैं, जिनके बारे में लिखा पढ़ा जाए। तो संविधान में इस चीज का ऐसा नहीं है कि अगर वो राष्ट्रभाषा नहीं दिया तो हम राष्ट्रभाषा कहेंगे, नहीं। राज्य में और राष्ट्र में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब 1857 की क्रांति से अगर आप देखेंगे तो वहां से बात समझ में आएगी कि जब किसी देश के साथ उसका राष्ट्र के प्रति प्रेम जुड़ जाता है तो सीधे तौर पे उसको राष्ट्र शब्द संबोधित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं था कि राज्य के साथ देश प्रेम नहीं था। 1857 की क्रांति तो इसी संदर्भ में हुई ना कि वह देश क्या था, राष्ट्र के रूप में नहीं था। विद्रोह हुआ, आंतरिक कलह थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान जब आप पढ़ेंगे तो वहां इस बात को राज्य को लेके और राष्ट्र को लेके जितने भी डाउट्स हैं उन सबका क्या किया जाएगा, स्पष्टीकरण दिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इन दोनों में अंतर है। फिलहाल अभी आप जाने कि संविधान में जो टोटल भाग कितने हैं, संविधान में कितने टोटल भाग हैं? 22 भाग हैं। और 22 भाग में क्या हुआ है, 22 भाग में संविधान में अगर देखें तो आर्टिकल 343 ए में या क में क्या किया गया है, हिंदी को राजभाषा का क्या किया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात एक जनरल रख लेंगे कि 343 में, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है ना। मीठा है? अब आप आगे देखेंगे ये एकदम कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इसलिए ये दिमाग में रखिए कि जितना बिंदुवार आपको पढ़ाया जा रहा है उन सभी में आपको क्या करना होगा, बहुत गौर से पढ़ाई करेंगे और एकदम बिंदुवार अध्ययन करेंगे और कोई तथ्य न छूटे, कोई कॉन्सेप्ट अवधारणा न छूटे। इसलिए पूरे पॉइंट्स को डेली डोज में प्रतिदिन के जो मात्रा है, जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन निपटा दीजिए। हर टॉपिक से मुझे उम्मीद है कि 0 से टॉप लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों को समाहित किया जाएगा, देखा जाएगा और फिर उसको हल किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या देखेंगे, पानी है क्या, दो पढ़ेंगे। जो भाषा के जो 3 अंग थे, भाषा के जो 3 अंग कौन कौन थे, बोलिए। वर्ड, और दूसरा था शब्द, और तीसरा था वाक्य। अब हम इनके बारे में करेंगे क्या, चर्चा, विचार। पहले हम करेंगे वर्ण के बारे में विचार, फिर हम करेंगे शब्द के बारे में विचार, उसके बाद हम अंतिम में करेंगे वाक्य विचार। हम जान चुके थे कि कोई भी भाषा क्या होती है, सबसे छोटी इकाई के रूप में वर्ण या ध्वनि को ग्रहण करती है। वर्ण या ध्वनि को ग्रहण करती है, ये बात हम लोग जान चुके थे।
अब यहां से ये चीज समझनी होगी कि आखिर ये वर्ण या ध्वनि है क्या। तो वर्णों के बारे में लिखना, पढ़ना, समझना, उसके बारे में जानना, ये सब विचार की श्रेणी में आएगा, विचार कहलाएगा। शब्दों के बारे में जानना, शब्द विचार होगा। शब्द कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, यानी लिखना, उच्चारण करना, ये सभी के सभी विचार की श्रेणी में आएंगे। आगे यदि आप देखें तो ये वर्ण है क्या, आखिर किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे कि ये वर्ण कैसे चलते हैं, कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा को देखें। वर्ण की परिभाषा को देखें कि है क्या यदि वर्ण, तो आप देखते हैं कि वह भाषा का वह लघुत्तम अंश या भाग जिसका वह लघुत्तम भाग, और लघुत्तम भाग किसका होगा, भाषा का, यानी भाषा का वह लघुत्तम भाग या अंश जिसका खंड सार्थक ना हो, जिसका खंड सार्थक ना हो। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, इसको आप बोल सकते हैं जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके, विखंडित ना किया जा सके, वह क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण। तो जिसका खंड सार्थक न हो उस अंश या भाग को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। अब ये जानेंगे कि आखिर ये वर्ण है कितने। इसको जानने के लिए हम जब पूरी वर्णमाला को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, अंतिम में इनकी हम गिनती क्या करेंगे, देखेंगे कि कितनी है संख्या में। तो हम इनकी संख्या फाइनली अंतिम में देखेंगे। पुनः हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके खंड सार्थक क्यों नहीं होते। तो जैसे अगर आप देखें, जैसे लिखा गया क, और क को यदि मैं वर्ण विन्यास करता हूं तो ये होगा क और अ। अब इसका खंड सार्थक नहीं हो पाएगा, इसलिए जो क वर्ण है इसको खंडित नहीं किया जा सकता है, सार्थक नहीं किया जा सकता है। तो फिर आखिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे तो मूलतः वर्ण के प्रकार या कितने भागों में बांटा गया है। प्रकार या भाग कितने भागों में बांटा गया है, बोलिए, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, स्वर और दूसरा व्यंजन। इससे पहले हम स्वर और व्यंजन जाने तो उससे पहले ये हम जान लें कि आखिर ये वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला वर्णों का संकलन रूप है, वर्णों का संकलन रूप है। ये टेट में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरे रूप में यह बोल सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ये शब्द भी आप कहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह बात समझिए कि वर्णों का संकलन या वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला बोली जा सकती है। शब्द भी कह सकते हैं, पहले समझने की जरूरत है। क्रम संकलित होना चाहिए, सार्थक। जैसे एक मैं शब्द लिख रहा हूं, ल क म, इसमें 3 वर्ण है, देखिए ल क म, लेकिन ये सही नहीं है, क्रम में नहीं है, संकलित सही नहीं है, इनका जोड़ जो है सही से नहीं है, क्रम सही नहीं है। लेकिन यदि इसका क्रम सही कर दें तो एक सार्थक शब्द बनेगा कलम और दूसरा बनेगा क्या, कमल। लेकिन ल क म इन 3 वर्ण से हम एक सार्थक शब्द नहीं बना पाएंगे। आपसे यदि कभी भविष्य में वर्णमाला की संख्या पूछे कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो इसका जवाब सदैव क्या देंगे, 1।
देखिए वर्ण अनेक होते हैं, वर्णों की संख्या अलग अलग है, वर्ण हम बताएंगे अंततः क्या होगी, लेकिन वर्ण की वर्णमाला की संख्या होगी क्या, एक। जैसे मान लीजिए कि ये सभी वर्ण हैं और इन सभी वर्णों को मिला के एक माला बनाई गई, तो ये वर्णमाला अगर आप बोले तो ये संख्या में कितना होगा, एक। तो वर्णमाला संख्या में हो जाएगा एक और ये होगा वर्णों का संकलन रूप। क्लियर है ना? यहां से अगर देखें तो वर्ण के प्रकार या भाग दो हुए, पहला स्वर मिला, दूसरा व्यंजन मिला। अब है क्या स्वर? स्वर है क्या? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में हो। हाँ, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, स्वतंत्र अवस्था में हो। या इसी चीज को क्या बोल सकते हैं कि जो बिना अवरोध या बिना बाधा के उच्चारित होते हो। ये बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो। वो क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में हो या स्वतंत्र रूप से हो, या ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध या बाधा के उच्चारित होते हो, स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्वर। अब इनकी संख्या पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। और कौन कौन होंगे 11? तो अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक क्या होंगे, स्वर होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन स्वर नहीं है जिनको हम जानते हैं कि ये स्वर है, जिनको लेके हम भ्रम में पड़े रहते हैं। जैसे स्वरों की संख्या हो गई 11। 11 में आपने देखा कि अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, औ। ये 11 हो गए। दो जो होता है जिसको आप स्वर के रूप में नहीं लेते हैं, अंग और अह, ये स्वर नहीं होते हैं। इनको हम लोग अयोगवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, योग और वाह। अब देखेंगे अ, इसमें क्या है, अ है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाता है, वह उपसर्ग होता है। वो शब्द के पहले लगेगा, जैसे इस योग में पहले लगा तो उपसर्ग कहलाया। योग का मतलब होगा क्या, जुड़कर, और वाह का मतलब होगा वहन करना या चलना या रहना। तो जो उपसर्ग उपसर्ग जो आया, इसका अर्थ होता है नहीं, यानी तो जो जुड़कर नहीं चले, वहन करे या रहे, वो क्या होता है, अयोगवाह होता है। अयोगवाह किसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो किसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो यह नहीं जुड़ेगा
व्यंजन के साथ, यानी चलेगा किसके साथ? व्यंजन के साथ अयोगवाद नहीं चलेगा, यानी रहेगा किसके साथ? जुड़ेगा किसके साथ? रहेगा या जुड़ेगा किसके साथ? स्वरों के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? स्वरों के साथ। जैसे मान लीजिए कि यहां मैं एक शब्द लिख रहा हूं कंकड़, क्या लिखा? कंकड़। तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि इसमें ये जो शब्द अनुस्वार है, अगर मैं यहां लिखूं कि इसका मैं वर्ण विन्यास कर रहा हूं तो ये होगा क अ और इस पे लगाया और फिर आप देखें क अ और फिर र और अ। तो ये इस व्यंजन पे नहीं आया, इस स्वर पे आया। समझ में आ रहा है ना? तो ये व्यंजन के साथ नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा या रहेगा किसके साथ? स्वरों के साथ। तो दिमाग में बहुत लोगों के रहता है कि नहीं, जो स्वरों की संख्या है वह 13 है, लेकिन बिल्कुल 13 है, लेकिन किन का 13 है? ये है मूल भाषा के स्वर। मूल भाषा के जो स्वर होंगे उनको क्या बोला जाएगा? कौन कौन? जो मूल भाषा बोले या एक तरीके से संस्कृत भाषा के यदि बोले तो संस्कृत भाषा में जो स्वर होंगे वह कितने होंगे? 13 होंगे। और उसमें भी अ, आ से लेकर, इसमें संस्कृत में एक चीज ध्यान देंगे कि री, लघु री भी मिलेगा और इसी ट के जो तरह स्ट्रक्चर है इसमें एक और ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये री हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दीर्घ री। ठीक है ना? इसके अलावा उसमें और क्या होता है? लरी भी एक स्वर के रूप में आता है। इसके अलावा अगर आप देखें री है जो लघु के रूप में आएगा, और फिर अगर यहां देखें तो इसमें एक और स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ये दीर्घ री के तरह हो जाएगा। इसके अलावा एक ले भी स्वर के रूप में प्रयोग होगा। जबकि आपको हिंदी में जब भी पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो जवाब क्या देना है? 11 देना है। दो कौन कौन नहीं होगा? जो स्वर की संरचना की तरह होते हैं लेकिन स्वर नहीं होते, स्वर के रूप में नहीं गिने जाते हैं। कौन कौन? अंग और अह। ये न तो स्वर है और न ही क्या है? व्यंजन है। चलिए आगे क्या देखते हैं। अब स्वर के प्रकार की बात हो, आखिर स्वर के कितने भागों में बांटा गया? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के 3 प्रकार। स्वर के प्रकार। तो स्वर को 3 भागों में या 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? 3। पहला क्या है? ह्रस्व। दूसरा क्या है? दीर्घ। और तीसरा प्लुत। और ये पूछा जाएगा आपसे स्वर के प्रकार किस आधार पे पूछा जाएगा? तो ऐसे देखिए, पूछा जाएगा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है ना? ध्यान क्या देना है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हो जाएंगे? अब ये सब ध्यान देना है, मात्रा और उच्चारण, यानी मात्रा के आधार पर और फिर क्या है? उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण में लगने वाला समय कितना है उसके आधार पे हमको क्या करना होगा? स्वरों का प्रकार बताना होगा। तो इनकी जो संख्या होगी कितनी होगी? 3। क्या होगा? ह्रस्व को एक और नाम से जानेंगे लघु, और इसी को किस नाम से जानेंगे? छोटा। और एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा काल का टाइम है, तो इसलिए एक मात्रिक स्वर बोल सकते हैं। और इसी को क्या बोल सकते हैं? मूल स्वर। ऐसा मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं स्वरों से क्या होता है? अन्य स्वरों का निर्माण होगा और इन स्वरों की संधि नहीं होगी। तो ये भी दिमाग में रखेंगे।
तो अब देखेंगे कि आखिर ये ह्रस्व लघु छोटा एक मात्रिक मूल स्वर है क्या, ठीक है ना। आखिर ये है क्या, कैसे जाने कि ये ह्रस्व है, लघु है, छोटा एक मात्रिक मूल स्वर है। तो लिखेंगे क्या आप कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघुता होती है। क्या होती है? लघुता होती है, या कम समय लगता है, या जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जिनके उच्चारण में क्या हो, सबसे कम समय लगे, मतलब इससे कम समय किसी अन्य में न लगे, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, इतने नामों से जाना जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 नामों से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो इनकी जो संख्या होगी 4 होगी। और कौन कौन से 4 होंगे जरा इसको देख लेंगे। तो अ, ई, लघु ई, लघु और री, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ये पूछता है कि इनमें से ह्रस्व स्वर है, इनमें से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो अगर ह्रस्व स्वर नहीं है पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि इनमें से 3 देके एक किसी दूसरे स्वर को दे देगा और उसी को आपको आंसर टिक आउट करना होगा। तो ह्रस्व स्वर की संख्या आपने जान लिया 4, कौन कौन है उनका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम जो दूसरा होगा, ये 4 जो है ना, ये 4 जो अंक, तो इन 4 को भी दिमाग में रखेंगे। 4 के बारे में क्या दिमाग में रखेंगे कि जितनी बार दिमाग में आपके 4 आए तो बस यही एक चीज ध्यान रखिएगा कि 4 जो है डिविजिबिलिटी रूल में क्या करता है, मैथमेटिक्स में अंतिम के 2 अंकों को अगर 4 काट देता है तो पूरी संख्या को क्या करेगा, 4 काट देगा। तो ये बार बार सोचते रहना, ये अंक जितनी बार आए इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसको आपको दिमाग में रख के काम करना होगा। अब अगर मैं बोलूं ह्रस्व लघु छोटा एक मात्रिक के बाद दूसरा जो स्वर है, दूसरा क्या है, दीर्घ, इसके बाद गुरु, इसके बाद से बड़ा, इसके बाद से द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, या इसी को बोला जाए संध्य स्वर। संध्य स्वर का मतलब होगा कि ऐसे स्वर जिनमें संधि होती है। क्या होती है? ऐसे स्वर जिनमें संधि होती है। तो इनको यदि देखा जाए तो इनको भी 5 नामों से जाना जाता है। दीर्घ, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, संध्य स्वर है क्या, तो इसके बारे में ये देखेंगे कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगे। क्या हो? लघु से 2 गुना समय लगेगा। जिनके उच्चारण में क्या हो, लघु से 2 गुना समय लगे। समझ में आ रहा है ना? किसी बिंदु में तो समस्या है नहीं, डाउट तो नहीं है कहीं? चलिए, डाउट होगा तो जहां आपको डाउट होगा वहां बेझिझक पूछेंगे आप। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगे, दीर्घ या गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी कितनी? 4 यदि यह है तो ये क्या हो जाएगा? इनकी संख्या हो जाएगी 7। 7 जो ये 4 हैं, इनको छोड़ के जो बचा हुआ है वो सभी इसमें आ जाएगा। तो कौन कौन से होंगे?
कौन कौन से होंगे? ऊपर मिटा दें। हाँ ये नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना? हाँ चलिए यहां तक है। और थोड़ा सा ऊपर। चलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। किसका? दीर्घ स्वर का। और कौन कौन हो जाएंगे उनको लिख लीजिएगा। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इसके बाद से ए, ऐ, ओ, औ। हो गया? हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से मात्रा पे नहीं है, ये मात्रा है यहाँ, ठीक है ना? अगर ये पूछ ले कि इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है तो क्या करेगा? एक लघु स्वर को उठा के रख लेगा और 3 दीर्घ स्वर को दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो क्या हो जाएगा? उसमें से लघु स्वर को आप देख लेंगे। अगर इनमें से जो ये जो द्विमात्रिक स्वर या एक तरीके से दीर्घ स्वर है, इनमें से जो अंतिम का 4 है यानी ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है अंतिम का 4, इसको बोला गया है क्या? बोलिए। संयुक्त स्वर। क्या बोला गया है? संयुक्त स्वर। तो इसकी एक बात दिमाग में रखेंगे आप संयुक्त स्वर वाले को, कि जो ये संयुक्त स्वर में संयुक्त का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से संयुक्त होता है, यानी संयुक्त स्वर बनता है। लेकिन वह स्वर क्या होते हैं? बीजातीय होते हैं। क्या होते हैं? बीजातीय होते हैं। बीजातीय का मतलब क्या होगा? कि एक समान यानी सजातीय नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं आ है तो इसको ये जो निर्माण होगा ओ के मिलने से होगा तो ये सजातीय हो गया, या ओ आ के मिलने से होगा ये भी सजातीय हो गया। यदि आ के मिलने से हो तो ये भी सजातीय हो गया, और फिर आ ओ के मिलने से हो तो ये भी क्या हो गया? सजातीय हो गया। तो आ का निर्माण इन 4 रूपों से क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक इसी तरीके से ई का भी हो सकता है कि ई दीर्घ ई से दीर्घ ई हो जाए। फिर इसके बाद से क्या हो सकता है कि ई से हो सकता है, यहां दीर्घ यहां कर लीजिए, हो सकता है। फिर दीर्घ ई और दीर्घ ई से हो सकता है, और दीर्घ ई धन लघु ई, इसके मिलने से ई का निर्माण हो सकता है। सेम यही परिस्थिति ऊ के साथ भी है कि ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ बने, ठीक है ना? और फिर लघु और दीर्घ दोनों से मिलने से बने, दीर्घ के मिलने से दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ के मिलने से ऊ बने, और फिर ऊ और दीर्घ ऊ के मिलने से ऊ बने। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हुए? सभी के सभी सजाती हो गए। ये जितना भी बॉक्स बना ये सभी एक समान हो गए, सजाती। तो बाकी के जो 4 ये जिसको आपने संयुक्त स्वर कहा था, संयुक्त स्वर कहा था, इसमें से ये विजातीय स्वर होते हैं। विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, ये बात दिमाग में रखेंगे। जैसे विजातीय स्वरों का मतलब क्या होगा कि जो ए होगा वह अ और ई के मिलने से बनेगा, ऐ होगा वह
और दीर्घ ई के मिलने से बनेगा। ओ होगा वह अ और लघु उ के मिलने से बनेगा। औ होगा, ठीक है ना, वो अ और दीर्घ उ के मिलने से बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये दूसरे टाइप का स्वर है, ये दूसरे प्रकार का स्वर है, ये दूसरे प्रकार का है, ये दूसरे प्रकार का। अलग अलग प्रकार के स्वर आएंगे तो वह विजातीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो विजातीय स्वरों के मेल को क्या कहा गया? संयुक्त स्वर कहा गया। क्लियर है ना? जी सर। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाएं। जी जी। तीसरा जो स्वर है, हाँ एक चीज और ध्यान देखेंगे, जो नए टाइप के प्रश्न बनते हैं तो उसमें पूछता है कि ह्रस्व का विलोम है, ह्रस्व का विलोम पूछे, ह्रस्व का विलोम। तो अगर किसी का भी विलोम पूछेगा, किसी का भी मतलब, तो ये ध्यान रखेंगे ह्रस्व से संबंधित यानी स्वरों से संबंधित जैसे विलोम, ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। गुरु का विलोम क्या होगा? सॉरी यहां देखेंगे, लघु का विलोम क्या होगा? गुरु होगा। और छोटा का विलोम आप जानते ही हैं, क्या होगा? ऐसा प्रश्न आ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पूछ ले कि ह्रस्व का विलोम क्या होगा तो आप गुरु जवाब दे दें। जैसे एक प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं, ह्रस्व का विलोम होगा, ह्रस्व का विलोम है, ठीक है ना। और यहां दे दे दीर्घ, और यहां दे दे गुरु, और यहां दे दे बड़ा, और यहां दे दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भले आप जानते हैं कि ह्रस्व जो शब्द है इसका अर्थ होता है छोटा, ठीक है ना, और इसका विलोम होगा बड़ा। छोटा जो है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा। लेकिन ह्रस्व शब्द आ गया है तो इसलिए आपको जवाब क्या देना होगा? ह्रस्व का दीर्घ जवाब देना होगा। गुरु का भी अर्थ होता है बड़ा, लेकिन ये दोनों जवाब क्या हो जाएंगे? अब गलत हो जाएंगे। तो ये एक नए टाइप का प्रश्न जो बना बना के पूछे जाते हैं। एग्जामिनर की सोच है, वो जिस तरीके से सोचेगा उस तरीके से बनाएगा। आपके अंदर सोच है तो आप सोच के पेपर को क्या करिए? क्रैक करिए। बस अपनी सोच के स्तर को एक नया आयाम दीजिए, बड़े पैमाने पर सोचिए। जितना सोचेंगे उतना ही मजा आएगा। सोचते सोचते मजे मजे में पढ़ाई करिए। चलिए, तीसरा जो स्वर है वो क्या है? प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को बोला जाता है त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से, त्रिमात्रिक स्वर। तो ऐसे स्वर, त्रिमात्रिक का मतलब वहां दो मात्राएं लग रही थी, द्विमात्रिक हो रहा था, दो मात्राओं के उच्चारण काल का समय लग रहा था, यहां तीन मात्राओं के उच्चारण काल का समय लगेगा। तो ऐसे स्वर क्या? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का क्या लगे? तीन मात्राओं का समय लगे। या यह भी बोल सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे। क्या हो? सबसे ज्यादा समय लगे या दो मात्राओं से अधिक समय लगे, वह क्या कहलाएगा? बोलिए। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहलाएगा। यदि इसका संकेत देखा जाए तो संकेत इस तरीके से होगा, या इसी चीज को ऐसे, जिसको आप अपूर्ण चिन्ह बोल सकते हैं। अपूर्ण चिन्ह का मतलब औपसर्ग नहीं, अपूर्ण चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण चिन्ह बोल सकते हैं। हो गया। अब आप देखिएगा, पूछा जाएगा कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी? प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो प्लुत स्वरों की संख्या के बारे में जब प्रश्न पूछा जाए तो आप देखेंगे अ और सात दीर्घ, सात दीर्घ और अ,
यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। 7 दीर्घ आपने पढ़ा द्विमात्रिक स्वर, और लघु का एक हिस्सा जो अ है वो भी क्या है? प्लुत स्वर है। तो कौन कौन प्लुत स्वर नहीं होगा? तो लघु ई, लघु उ और री। हिंदी में दीर्घ री नहीं चलता, वो वेदों में री चलता था, प्राचीन वेदों में। अब इस समय प्राचीन प्रकरण का वो दौर नहीं है, जिससे इसका इस्तेमाल समाप्त हो चुका है। ठीक है ना? तो ये जो 3 होंगे ये आपके क्या नहीं होंगे? प्लुत स्वर नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा कि ये नहीं होंगे? क्योंकि यदि इनका उच्चारण ई का उच्चारण लंबा करते हैं, दोबारा तिबारा करते हैं, तो अधिक से अधिक इसका स्वरूप बदल के कैसा होगा? दीर्घ ई में हो जाएगा। इसको भी कितना अगर अधिक उच्चारण करते हैं तो ये किस में बदल गया? दीर्घ ऊ में बदल गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसका 3 बार तो उच्चारण हुआ नहीं, इसलिए कम से कम 3 बार या उससे अधिक बार उच्चारण हो। जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं ओ, ऐसे बोल रहे हैं ना? तो ये जो 3 लगने का मतलब है कि ये जो इसके पहले का जो स्वर है ओ, इसका कम से कम 3 बार तो उच्चारण हो। जैसे बोलो ओ, तो कम से कम ओ की आवृत्ति कितनी बार हुई? 3 बार। जैसे बोलते हैं सैया, ठीक है ना? सैया, ऐसे। तो इस ई की आवृत्ति क्या हुई? कम से कम 3 बार हुई। मैया मोरी, मैया, इसकी आवृत्ति ये जो ई है कम से कम कितनी बार हुई? 3 बार। और जब आलाप करते हैं सब, कीर्तन गाते हैं सब, तो क्या गाते हैं? हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, यही बोलते हैं ना? हरे राम। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि रा का उच्चारण कितनी बार? कम से कम 3 बार हुआ। और रा में आ है, राम, ठीक है ना? इस तरीके से तो ये इन सब में क्या है? प्लुत स्वर है। कम से कम उस वर्ण का उच्चारण कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। अब यदि बात देखा जाए कि इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्लुत ध्वनि क्या? बोलिए। प्लुत ध्वनि ये क्या होती है? प्लुत ध्वनि तो ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति कई बार हो, जिसकी आवृत्ति हो, ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति हो, ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति कई बार हो जाए, कई बार वो आ जाए, तो क्या कहलाएगा? प्लुत ध्वनि। जैसे बादलों का गरजना, आकाश में बादल गरजते हैं ना, धड़ 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 की आवाज आती है, एक बार गरजता है लंबे समय तक। और हुमायूं की शादी देखे थे आप लोग? कौन देखने गया था? गए थे बिट्टू? अच्छा, तुम जी आकाश? नहीं पहुंचे थे? खैर कोई बात नहीं है। अभी देख लेना अपनी शादी में पटाखा जब जलाना, ठीक है ना? आकाश में जाएंगे वो पटाखे और एक बार भड़ाक से आवाज करेगा और उसकी गूंज 2-3 बार होगी। जब शादी हो जाएगा तुम्हारा तो कहाँ जाओगे? कोहबर में? तो वहां जब जाओगे तो धीरे से साय से अपनी पत्नी से कहोगे, सुन रही हो? और रूम, भाई नया नया बना है, पत्नी आई है, शादी विवाह हो रहा है, सुन रही हो कि आवृत्ति कई बार हो जाएगी क्योंकि रूम खाली होगा, ठीक है ना? और जो सामान आया तो दूसरे रूम में चला गया है। तो पटाखे वाली बात हो गई। कुआं है, ठीक है ना? कुएं में अगर कोई वस्तु गिरा दे रहे हो तो धम सी उसकी आवाज कई बार आ जाती है। उसके बाद से बम, गोली बारूद, तो इन सब से जो आवाज निकलती है कई बार होती है ना?
वो गाना सुने हो ना, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, सिसक सिसक, नहीं सुने हो? सुन लेना एक बार, तो ये हो जाएगा। आगे अब क्या देखेंगे, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे प्लुत ध्वनि के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये मात्रा या उच्चारण के आधार पे जो स्वर थे इनके प्रकार हो गए। दूसरा जो टाइप है उसको लिखिएगा, पानी दो, पानी।